हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, तो स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं 18 नवंबर के करंट अफेयर्स। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, आप इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी कर रहे हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। तो आप इनको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सब आपको समझ में आ जाएं, सब आपको पता चल जाएं, और इनसे आने वाले जो भी आपके एग्जाम में सवाल होंगे, एक भी ना छूटेगा। गाइस, बताना चाहूँगा कि कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए उत्तराखंड में जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आर सचिवालय का भी फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो ये दोनों प्राइम वैकेंसीज हैं, प्राइम बैच चल रहे हैं इन दोनों के लिए। इन दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं फारो मेंस की। पटवारी लेखपाल एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस जो पीड ग्रुप चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GS3 से इस बार न्यूज़ आ रही है। इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजीज अगर हम कहें, तो ऑस्ट्रेलिया ने एक नया गोल सेट किया है, जिससे कि जो वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शंस हो रहे हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन का मतलब ये हुआ कि जो वन्य जीव वहाँ पे विलुप्त हो रहे हैं, उनको किस तरह से रोका जाए। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक गोल सेट किया है कि नए जो एक्सटिंक्शंस हैं, यानी कि जो अलग अलग प्रजातियां धरती पे से विलुप्त होती जा रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में से ख़त्म होती जा रही हैं, उसकी जो नेटिव वाइल्ड लाइफ है ऑस्ट्रेलिया की, उनको बचाया जाए और कंजर्व करे कम से कम 30% ऑफ इट्स लैंड मास बाय 2030। तो 2030 तक कम से कम 30% जो लैंड मास है, जो ज़मीन है ऑस्ट्रेलिया की, वो ऐसी हो जाए जहाँ पर जो वन्य जीव हैं वो विलुप्त ना हो। मोर मैमल स्पीशीज यानी कि जो स्तनपाई जीव होते हैं, हैव गॉन एक्सटेंट इन ऑस्ट्रेलिया देन ऑन एनी अदर कॉन्टिनेंट। यानी ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक महाद्वीप है, यानी कि कॉन्टिनेंट है। तो वहाँ पर अपने आप में इतने सारे जो जीव हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, जितने और किसी भी कॉन्टिनेंट में नहीं हुए हैं, या और किसी भी महाद्वीप में नहीं हुए हैं। चाहे आप समझ सकते हैं कि एशिया है, अफ्रीका है, वो कितना बड़ा है, वहाँ पे इतने नहीं हुए हैं जितने छोटे से ऑस्ट्रेलिया में हो गए हैं। एंड ओवर 1900 ऑस्ट्रेलियन स्पीशीज़ आर लिस्टेड एज थ्रेटेंड। और 1900 से ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन स्पीशीज़ थ्रेटेंड की कैटेगरी में है, यानी खतरे की कैटेगरी में है। गवर्नमेंट का 10 साल का थ्रेटेंड स्पीशीज़ प्लान है, और वो कहा जा रहा है कि 110 स्पीशीज़ हैं जिनको सबसे ऊपर प्रायोरिटी पर रखा जाएगा, कि इन 110 स्पीशीज़ को तो बचाना ही बचाना है। Commitment to zero extinction is commendable, but there is still no clarity on how the plan will protect non-priority species. अब कमिटमेंट तो ये है कि ज़ीरो एक्सटिंक्शन पर हमें जाना है, यानी कि कोई भी जो स्पीशी है, कोई भी ऐसा जानवर नहीं होना चाहिए जो विलुप्त हो जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा सरकार सोच रही है, ऐसा सरकार करने की इच्छा रख रही है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये जो प्रायोरिटी स्पीशीज़ हैं, 110 प्रायोरिटी स्पीशीज़ है, उनको तो हम बचा लेंगे, लेकिन जो बाकी नॉन प्रायोरिटी स्पीशीज़ हैं उनको, यानी कि जो NP हैं, नॉन प्रायोरिटी जो स्पीशीज़ हैं, उनको आप कैसे बचाएंगे, उसके बारे में सरकार का अभी भी कोई जो क्लियर रुख है वो नहीं आया है, कि ये नहीं पता चल पाया है कि वो कैसे काम करेगी। बाकी इस पर वेट करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया सरकार इस पर क्या करती है, और उसको वापस से बाद में फिर करंट अफेयर्स में कवर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है अर्ली वार्निंग फॉर हीट वेव्स, सी ह्यूज इंप्रूवमेंट। अब ये हीट वेव्स जो आती हैं गर्मियों में, जो बहुत ज़्यादा हीट वेव्स आती हैं जिसके वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो हीट वेव अपने आप में एक डिज़ास्टर है, नेचुरल डिज़ास्टर है। और उसकी अब अर्ली वार्निंग अगर हम देखें, तो अर्ली वार्निंग से हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं, लोगों को जो रोज़गार में नुकसान होता है उसको हम बचा सकते हैं।
उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा गया है। तो गेटिंग बेटर एट प्रिडिक्टिंग हीट वेव्स, अगर हम देखें तो हीट वेव्स आर प्रीडोमिनेंटली, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो हीट वेव्स आर प्रीडोमिनेंटली ऑब्जर्व्ड ओवर सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो जो मध्य भारत है और जो उत्तर पश्चिमी भारत है, यानी कि जहाँ पे राजस्थान गुजरात का जो क्षेत्र है, वहाँ पे हीट वेव्स देखी जाती हैं। और कुछ कोस्टल एरियाज़ में जैसे कि आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में भी हीट वेव्स देखी गई हैं। हीट वेव्स आर कॉज्ड बाय लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। बहुत बड़े स्तर पर जब एटमॉस्फेयर में हवा का सर्कुलेशन होता है और उसमें एनोमलीज आ जाती हैं, जैसे कि हाई प्रेशर एरिया बन जाता है या अपर ट्रोपोस्फेरिक जेट स्ट्रीम हो जाती हैं, पूरे जोग्राफिकल टर्म्स हैं, तो वहाँ पर उसकी वजह से हीट वेव्स बनती हैं। ग्लोबल फोर्सेस हैं जैसे कि एल नीनो है, फिर सदर्न ऑस्सिलेशन यानी कि एनसो, या इंडियन ओशन मॉड्यूलेशन यानी कि इंडियन ओशन डाइपोल जो बन जाता है आईओडी, वो फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन जो है हीट वेव्स की, भारत में जो हीट वेव्स चलती हैं उसको बढ़ा सकती है, घटा सकती है। आईएमडी हैज़ द कैपेबिलिटी टू प्रिडिक्ट द जेनेसिस। अब जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, भारत का जो मौसम विभाग है, उसके पास ये कैपेबिलिटी है, ये क्षमता है कि वो प्रिडिक्ट कर सकता है, पहले ही पूर्वानुमान लगा सकता है कि ये जो हीट वेव है जनरेट कहाँ से हो रही है, कितने लंबे समय तक चलेगी, कितनी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता कितनी होगी हीट वेव इवेंट्स की, विद रीजनेबल एक्यूरेसी अप टू 4 to 5 days इन एडवांस। तो 4 से 5 दिन एडवांस में बता सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो है आईआईटीएम पुणे, वो अब एबल हो गया है प्रेडिक्ट करने के लिए हीट वेव जेनेसिस को, और ड्यूरेशन अप टू 2 weeks एडवांस। तो 2 हफ्ते पहले ही अब हम जो प्रिडिक्शन है, पूर्वानुमान है, वो कर सकते हैं। आईएमडी, आईआईटीएम एंड एमओईएस, यानी आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईआईटीएम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो पुणे में है, और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, हैव फॉर द फर्स्ट टाइम बीन एबल टू प्रिडिक्ट हीट वेव्स इवन 1 season इन एडवांस। और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, इन तीनों ने मिलकर ऐसा काम किया है कि अभी तक हम पहले 3-4 दिनों की बात कर रहे थे, अब 2 हफ्तों की बात कर रहे थे, और अब हम पूरा सीज़न की बात कर रहे हैं। कि यानी कि अगर आप सर्दियों का मौसम चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इन सर्दियों में ही अगले बार की गर्मियों में हीट वेव आएगी या नहीं आएगी, तो हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इंडिया हैज़ एंड टू एंड सीमलेस प्रोडक्शन सिस्टम टू प्रिडिक्ट हीट वेव्स इन ऑल टाइम स्केल्स, फ्रॉम शॉर्ट रेंज टू सीजनल, अच्छा, फ्रॉम शॉर्ट रेंज टू सीजनल, यानी कि शॉर्ट रेंज से बहुत कम समय से पूरे के पूरे सीजन के ऊपर तक हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और टोटल ड्यूरेशन जो है हीट वेव्स की हैज़ इंक्रीज बाय अबाउट 3 days ड्यूरिंग द लास्ट 30 years। तो पिछले 30 सालों में अगर हम देखें तो 3 दिन बढ़ गई है टोटल ड्यूरेशन हीट वेव्स की। तो हीट वेव एक क्या है? हीट वेव एक पीरियड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनयूजुअली हॉट वेदर रहता है और अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स रहता है, यानी कि वहाँ पे अगर सामान्य तापमान गर्मियों में 40 डिग्री है तो मान के चलिए 40 डिग्री तो नॉर्मल होता ही है, लेकिन हीट वेव के दौरान क्या होगा, टेम्परेचर 40 डिग्री से और ज़्यादा बढ़ जाएगा, 44 डिग्री 45 डिग्री तक पहुँच जाएगा, और ये 3 से 4 दिन तक चलता रहता है। भारत में हीट वेव जनरली कब होती हैं? मार्च से लेकर जून के महीने में होती है, और 2 या 3 हीट वेव इवेंट्स तो होते ही हैं हर साल। हीट वेव्स आर प्रीडोमिनेंटली ऑब्जर्व्ड ओवर 2 एरियाज, एक तो सेंट्रल इंडिया यानी कि जो मध्य भारत है, मध्य प्रदेश का जो इलाका है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी कि जो गुजरात राजस्थान का जो इलाका है, और आंध्र प्रदेश उड़ीसा में। ये हमने ऊपर इन्फोग्राफिक में देख भी लिया है। टोटल ड्यूरेशन जो है हीट वेव्स की वो 3 दिन बढ़ गई है पिछले 30 सालों में, और माना जा रहा है कि 12 से 18 दिन और बढ़ जाएगी 2060 तक। और ध्यान रहे कि 2070 तक भारत ने क्लाइमेट के लिए जो कार्बन न्यूट्रल है उसका वादा भी किया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्यूचर क्लाइमेट में अगर हम देखें तो हीट वेव्स विल बी स्प्रेड टू न्यू एरियाज। अब हीट वेव्स और धीरे धीरे नए नए एरियाज में बढ़ती रहेगी, जैसे कि सदर्न पार्ट्स में कहा जा रहा है भारत के, केरला तमिलनाडु पे भी उम्मीद की जा रही है कि हीट वेव्स आ सकती हैं। क्लाइमेट चेंज इज कॉजिंग हीट वेव्स मोर फ्रिक्वेंटली। अब क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन की वजह से के कारण गर्मी और तेज़ी से बढ़ती जा रही है, एंड दे आर मच स्ट्रॉन्गर एंड लास्ट फॉर मोर डेज। अब ये जो हीट वेव्स हैं अब ये बहुत ज़्यादा मजबूत भी होती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती जा रही हैं, और बहुत लंबे समय तक भी खिंचती जा रही हैं। हीट वेव्स के कई सारे बुरे इफेक्ट हैं, मल्टीपल और कैस्केडिंग इम्पैक्ट है। कैस्केडिंग मतलब एक के बाद एक जो इम्पैक्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है ह्यूमन हेल्थ पे, यानी कि लोगों की हेल्थ पे भी, पारिस्थितिकी तंत्र पे भी, इकोसिस्टम पे भी, खेती पे, ऊर्जा क्षेत्र में, पानी में, और वहाँ की अर्थव्यवस्था में। रीसेंट 2022 में अगर हम हीट वेव देखें भारत में और पाकिस्तान में जो आई है मार्च अप्रैल में, उसके डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स हुए हैं पाकिस्तान में। उसके बाद बाढ़ भी आई है, कई हज़ार लोगों की मृत्यु भी हुई है पाकिस्तान के अंदर। ये एस्टिमेट किया गया है टू हैव लेड एटलीस्ट 90 डेथ्स अक्रॉस इंडिया एंड पाकिस्तान। इट ऑल्सो ट्रिगर्ड एन एक्सट्रीम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड इन नॉर्दर्न पाकिस्तान, वही जिसके वजह से हज़ारों लोग मारे गए हैं।
Adaptation to heat waves can be effective to minimize the negative impacts by developing a comprehensive heat response plan, कि एक हमें comprehensive समग्र रूप से एक heat response plan बनाना पड़ेगा जिसमें अर्ली वार्निंग भी होगी, अवेयरनेस राइजिंग भी होगी कि लोगों के अंदर जागरूकता है, और टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन भी होगा, यानी कि हम तकनीक का इस्तेमाल किस तरह से करें। इंडिया हैज़ नाउ अ स्ट्रॉन्ग नेशनल फ्रेमवर्क फॉर हीट एक्शन प्लान, जिसमें IMD भी है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी है, और लोकल बॉडीज़ भी हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है ये अपने आप में एक इंटीग्रल पार्ट होता है हीट एक्शन प्लान का। अब सिंपल सी बात है, अर्ली वार्निंग सिस्टम तो अपने आप में सभी तरह के नेचुरल डिज़ास्टर्स हों चाहे मैन मेड डिज़ास्टर हों, अर्ली वार्निंग सिस्टम तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अर्ली वार्निंग से क्या होगा, अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि किसी एरिया में भूकंप आने वाला है तो हम वहाँ पे रुकेंगे ही नहीं, हम वहाँ से चले जाएंगे, चाहे अपनी कार्स में बैठ के जाएँ चाहे कैसे ही जाएँ, हम वहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर अभी कुछ ही मिनटों में भूकंप आने वाला है, कुछ ही मिनटों में बाढ़ आने वाली है, तो वहाँ पे कोई भी रुकना नहीं चाहेगा, सब वहाँ से जाना चाहेंगे। हीट वेव्स आर कॉज्ड बाय लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एनोमलीज, ये हम पढ़ चुके हैं। जो ग्लोबल फोर्सिंग है जैसे कि एनसो, इंडियन ओशन मॉड्यूलेशन, इसकी वजह से हो रहा है। हीट वेव्स कैन बी फर्दर एसेंचुएटेड बाय लोकल इफेक्ट, जैसे कि अगर वहाँ पे सॉइल मॉइस्चर में कमी आ गई है, मिट्टी के जो मॉइस्चर है उसमें कमी आ गई है, और हीट फ्लक्स वहाँ पे अगर बढ़ गया है तो इस वजह से भी दिक्कतें वहाँ पे आ सकती हैं। अंडर द नेशनल मॉनसून मिशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है उसने इस्टेब्लिश किया है एडवांस प्रिडिक्शन सिस्टम फॉर अर्ली वार्निंग ऑन हीट वेव्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने एक एडवांस प्रिडिक्शन सिस्टम को जनरेट किया है, बनाया है अर्ली वार्निंग के लिए। IMD के पास कैपेबिलिटी है। फिर साइंटिस्ट जो हैं IMD से, IITM से और MOES से, वो पहली बार इंडियन हीट वेव को एक सीज़न एडवांस में ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं। उन्होंने 37 ईयर्स का डेटा लिया है, 1981 से लेकर 2017 तक का, फ्रॉम द मॉनसून मिशन कपल्ड क्लाइमेट फोरकास्ट मॉडल MMCFS से उन्होंने डेटा लिया है, जिससे कि वो सीजनल प्रेडिक्शन करेंगे, कि एक सीज़न पहले ही प्रेडिक्शन कर देंगे, पूर्वानुमान लगा देंगे कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, यानी कि अप्रैल जून 2023 में क्या हीट वेव रहेंगी या नहीं रहेंगी, कितनी रहेंगी, उसके बारे में पता लगा लेंगे। द मॉडल कुड रिप्रोड्यूस द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट वेव फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन वेरी वेल। द मॉडल ऑल्सो शोड यूजफुल स्किल in predicting the characteristics of heat waves for different months. Model skill in predicting heat waves arises due to its fidelity in reproducing the impacts of ENSO and the Indian Ocean. Seasonal forecast should use a multi-model ensemble forecasting strategy. अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो सीजनल फोरकास्ट होता है, यानी एक सीज़न पहले ही आपने पूरा पूर्वानुमान लगा दिया, तो ये मल्टी मॉडल एनसेम्बल एक तरीका है, उसको इस्तेमाल करता है। शॉर्ट रेंज एनसेम्बल फोरकास्ट, इसमें हाई रिजोल्यूशन की जो ग्लोबल मॉडल्स है उसका इस्तेमाल किया जाता है, सॉइल मॉइस्चर का डेटा लिया जाता है, साथ साथ माइक्रोवेव सैटेलाइट्स जो हैं वो भी, उसका भी जो डेटा है उसको लिया जाता है, और IMD की जो सॉइल मॉइस्चर नेटवर्क है उसका डेटा भी लिया जाता है। नेक्स्ट आता है गैक बटरनट स्क्वैश। फार्मर्स जो हैं केरला के, जो एग्जॉटिक नोवेल्टी है, यानी एग्जॉटिक नोवेल्टी का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें बाहर से आ रही हैं उनके ऊपर अब वो कैश कर रहे हैं। तो केरला के फार्मर्स कंटिन्यू देयर ट्राइस्ट विद द एग्जॉटिक एंड मोर फार्मलैंड्स आर फाइंडिंग स्पेस फॉर न्यू इम्पोर्ट्स, यानी कि जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं जिसमें कि मेलन्स भी हैं, दैट इंक्लूड बिटर मेलन्स या वाइल्ड बिटर गॉड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आ रही हैं। बटरनट स्क्वैश फ्रॉम सेंट्रल अमेरिका, ये बटरनट स्क्वैश जो है ये सेंट्रल अमेरिका से आ रहा है। गैक फ्रूट वियतनाम से आ रहा है, उसके नेबर से आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि केरला का अपना तो क्या है, टी लीव्स हैं और रबर प्लांटेशन है, या और जो वहाँ पे लोकल प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा केरला के जो फार्मर्स हैं वो जो दूसरे इलाकों में जो होने वाली चीज़ें हैं उनको भी अपने यहाँ पे उगाना चाह रहे हैं। अलॉन्ग विद दीज एक्जॉटिक वेराइटीज़ इंटरेस्ट इज़ बीइंग रिवाइव्ड इन द कल्टिवेशन ऑफ लोकाट। तो लोकाट को उगाना चाह रहे हैं चाइना से, विच इज़ यूज टू बी कल्टिवेटेड बाय सम फार्मर्स इन सॉइल रिच इन क्ले इन सम पार्ट्स ऑफ द स्टेट। तो लोकाट एक बहुत ही अच्छा फ्रूट भी है, नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी आता है, तो चाइना से अब लोकाट को भी वे लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यूज़ है। साइंस से न्यूज़ ये आ रही है कि ये देखा गया है अभी रिसर्च के थ्रू कि अगर हम सॉल्ट का इंटेक यानी नमक का सेवन कम कर देंगे तो उसके वजह से जो हमारे हेल्थ में बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अ हायर इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक, जैसे हार्ट अटैक आता है, हार्ट फेलियर हो गया, या स्ट्रोक ब्रेन में आता है, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा नमक खा रहा है अपने खाने में तो उसके साथ ऐसी दिक्कतें होंगी कि उसका हाई BP या हार्ट अटैक आना हो गया, हार्ट फेलियर हो गया। तो ये कब होता है? जब आप नमक वगैरह ज़्यादा खा रहे हों। दिस डिड नॉट इंक्लूड द सॉल्ट यूज फॉर कुकिंग। अब
जो कुकिंग के लिए सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें नहीं है। उसके अलावा अगर आप नमक की चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप चिप्स खा रहे हैं, अब लेस चिप्स हो गया या कुरकुरे हो गया, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक होता है, तो बहुत कम क्वांटिटी में ये इतने ज़्यादा टेस्टी क्यों लगते हैं? अगर आपने एक चिप्स खाया तो जब तक आप उस पूरे पैकेट को ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक आप रुक नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा मात्रा में नमक है कि वो आपके जो टेस्ट बड्स हैं उनको एनहेंस कर देता है, और वो जब तक वो क्रेविंग चलती रहती है, जब तक वो ख़त्म नहीं होगा पैकेट, तब तक आप पूरा का पूरा पैकेट खाते रहेंगे। जब तक वो पूरा पैकेट ख़त्म हो जाएगा तब जाके आपको मन को शांति मिलेगी, या आप दूसरा भी पैकेट लेके आ सकते हैं। तो ये जो ऊपर से आप जो नमक खा रहे हैं एक्स्ट्रा, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। It was found that adding less salt with food was associated with fewer heart attacks and strokes। तो अगर आपके खाने में नमक कम होगा तो यानी आपकी डाइट में नमक कम होगा तो उससे कम ही हार्ट अटैक आएंगे और कम ही स्ट्रोक्स लगेंगे। दिस वाज फाउंड टू बी ट्रू इवन इन पार्टिसिपेंट्स हु वर फॉलोइंग द डैश डाइट, यानी कि जो डैश डाइट अपना रहे हैं, यानी कि डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये जो हाइपरटेंशन है यानी कि हाई बीपी है, जिसको जो हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर रहता है, तो वो जो लोग वो डैश डाइट ले रहे हैं तो उसके साथ भी ये बहुत कारगर साबित हो रहा है कि अगर वो लोग नमक का सेवन कम कर रहे हैं तो उनके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, यानी कि उनकी जो हार्ट अटैक की जो संभावनाएं हैं या और भी चीज़ें जो हैं वो कम हो रही हैं। डैश इज़ द बेस्ट रिकमेंडेड डाइट टू प्रिवेंट कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स, यानी कि डैश एक डाइट ऐसी प्रोवाइड की जाती है जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर यानी कि जो हार्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, कार्डियोवैस्कुलर का मतलब जहाँ पे भी कार्डियक वर्ड आता है इसका मतलब होता है दिल से रिलेटेड चीज़ें। तो कार्डियोवैस्कुलर जो इवेंट्स हैं जैसे कि हार्ट अटैक आना हुआ या कार्डियक अरेस्ट आना हुआ, तो उन सबको रोका जा सकता है। डैश डाइट इन्वॉल्व्स ईटिंग फ्रूट्स, अब इसमें आप फल खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, लीन मीट खाएं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, पोल्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं, नट्स हैं यानी कि जो बादाम हैं, खजूर हैं, इस तरह से चीज़ें हैं, होल ग्रेन्स है, और आप सैचुरेटेड फैट्स का जो इस्तेमाल उसको कम कर दें, कोलेस्ट्रॉल कम लें, चीनी कम लें। और WHO रिकमेंड्स ओनली 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर डे। WHO के हिसाब से आपके खाने में मात्र 5 ग्राम नमक होना चाहिए पूरे दिन भर में। इनटेक ऑफ सॉल्ट मे बी वर्स इन इंडियंस सिंस पिकल्स आर ऑफन इंट्रोड्यूस्ड अर्ली इन द लाइफ, और अचार हम बहुत शुरुआत से खाने लगते हैं तो उसके अंदर भी नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। और जो हिडन सॉल्ट होता है प्रिजर्व्ड और पैकेज्ड फूड्स में, उसको हम भूल ही नहीं सकते। आप समझ सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा नमक होता है। अनदर कन्फ्यूजन इज़ दैट द मेजॉरिटी ऑफ लेबल शो सोडियम कंटेंट। अब कई सारे चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ सोडियम कंटेंट दिखता है, वहाँ पे NaCl का पूरी मात्रा नहीं लिखी हुई। और ये अब आपको समझना ज़रूरी है कि अगर आप कभी भी किसी पैकेट पे देखेंगे कि वहाँ पे मान लेते हैं लेज़ का पैकेट आपने देखा, कुरकुरे का पैकेट आपने देखा, चिप्स का, और वहाँ पे सॉल्ट तो लिखा नहीं होगा, वहाँ पे या तो सोडियम लिखा हुआ होगा। अगर सोडियम लिखा हुआ है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द ऑर्डिनरी कंज्यूमर इज़ नॉट अवेयर दैट 1 ग्राम ऑफ सोडियम इज़ 2.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट। तो यानी कि अगर 1 ग्राम सोडियम उस पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसके अंदर 2.5 ग्राम नमक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कभी भी आपके सामने अगर लिखा हुआ है कि उसके अंदर 5 ग्राम सोडियम है तो आप समझ सकते हैं यानी कि वो 12.5 ग्राम नमक उसके अंदर है। जबकि पूरे दिन में हमें 5 ग्राम नमक खाना है और हमने अगर एक पैकेट खा लिया और उसमें 12.5 ग्राम नमक हमारे अंदर चला गया, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्वांटिटी में हम नमक एक्स्ट्रा खा चुके हैं। इट इज़ हाई टाइम दैट अ प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स। वहाँ पे सॉल्ट कंटेंट नॉर्मल और लो सॉल्ट कंटेंट वाली चीज़ें भी आनी चाहिए। जिस तरह से मिल्क के अंदर होता है कि टोन्ड मिल्क आता है, डबल टोन मिल्क आता है कि उसके अंदर दूध के अंदर फैट कितना होगा, उस हिसाब से जैसे दूध मिलता है उसी प्रकार से नमक वाले प्रोडक्ट भी मिलने चाहिए कि इसमें ज़्यादा नमक है, किसी में कम नमक है। सॉल्ट सब्सटीट्यूट्स आर गुड सिंस मेजॉरिटी ऑफ देम कंटेन अप टू 25% पोटेशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की जगह उसकी जगह पोटेशियम क्लोराइड होगा। नेक्स्ट आता है एंशियंट स्कल फाउंड इन चाइना एड्स टू होमिनिन फैमिली ट्री, यानी कि एक एंशियंट स्कल मिला है चाइना के अंदर, एक बहुत ही दुर्लभ यानी कि रेयर वेल प्रिजर्व्ड एंशियंट ह्यूमन स्कल मिला है सेंट्रल चाइना के अंदर, जो कि मिलियन साल पुराना हो सकता है होमो इरेक्टस का। एज जैसे हम होमो सेपियंस हैं उस टाइम पे होमो इरेक्टस यानी कि हमारे ही पूर्वज माने जाते हैं कि हमारे ही पूर्वज हैं होमो इरेक्टस। एज एक्सकवेशन ऑफ द फॉसिल कंटिन्यूज आर्कियोलॉजिस्ट्स एंड पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट्स पार्टिसिपेट द स्कल कुड गिव अ फुलर एंड अ डिटेल्ड पिक्चर ऑफ द डाइवर्स फैमिली। तो ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे एक्सकवेशन हुआ है, खुदाई हुई है, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्व विभाग के जो लोग हैं, पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना ये है कि बहुत ही डिटेल्ड पिक्चर मिल सकती है हमें उस स्कल की वजह से।
ऑफ आर्काइक ह्यूमंस लिविंग थ्रू आउट यूरेशियन प्री हिस्टोरिक टाइम्स, यानी कि जो बहुत पुराने टाइम में जो ह्यूमंस रहे, हमारे पूर्वज रहे आज से हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले, तो वो कैसे रहे, उनका क्या दिनचर्या हुआ करती थी, कैसा उनका जीवन हुआ करता था, उसके बारे में हमें पता चल सकता है। इट लाइज 35 मीटर्स फ्रॉम वेयर टू सिग्निफिकेंट फाइंड्स डब द यूंजियान मैन स्कल्स वर अनअर्थ इन 1989 एंड 1990। तो ये वहीं पे था जहाँ पे इससे पहले 1989 में और 1990 में यूंजियान मैन के जो स्कल्स मिले थे, उसी के 35 मीटर आगे ये भी जो स्कल मिला है, ये भी वहीं से मिला है। नेक्स्ट आता है सोमालिया में मिनरल्स फाउंड इन आयरन बेस्ड मीटियोराइट इन सोमालिया। तो सोमालिया में एक मीटियोराइट गिरा था, तो वहाँ पे मिनरल्स निकले हैं आयरन बेस्ड पे। तो रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई करे हैं 2 पॉसिबली इवन 3 नए मिनरल्स ह्यूज आयरन बेस्ड मीटियोराइट जो कि सोमालिया में गिरा था। मीटियोराइट क्या होता है? मीटियोराइट एक जो मीटियोर होता है, जो उल्कापिंड आप कह सकते हैं कि जो घूमता होता है, कहाँ पे घूम रहा होता है? आकाश में घूम रहा होता है, या हम कहें कि धरती के चारों तरफ या सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। और जब वो कभी धरती के इतने पास आ जाता है कि धरती की जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे अट्रैक्ट हो जाता है और धरती के अंदर आता है, तो उसके बाद वो कुछ देर तक तो जलता है, और अगर वो इतना बड़ा है कि पूरा नहीं जल पाया तो वो ज़मीन पे गिर जाता है। द मिनरल्स हैव बीन नेम्ड इलालाइट। तो मिनरल्स का नाम क्या रखा गया है? इलालाइट रखा गया है आफ्टर द मीटियोराइट्स लोकेशन नियर द टाउन ऑफ एल अली। तो एल अली उसकी लोकेशन है, तो वहीं पे एल अलीआइट जो है उसका नाम रख दिया गया है। और दूसरा है एल किंस्टेंटोनाइट। अब देखिए नाम पढ़ लीजिएगा ये क्या है, एल किंस्टेंटोनाइट आफ्टर लिंडी एल्किंसन स्टेंटन, लीड इन्वेस्टिगेटर है नासा मिशन की। 2 मीटर चौड़ा ये मीटियोराइट है, जो कई जनरेशन से लोगों को पता है, हु लिव इन द एरिया वेयर इट वॉज नेम्ड नाइटफॉल। इसको नाइटफॉल नाम दिया गया है। नेक्स्ट आता है साइंस से एक और न्यूज़ आ रही है कि शेल्फ लाइफ, जो स्टोर्ड ब्लड होता है, जैसे कि हम जो लोग खूनदान रक्तदान करते हैं, रक्तदान करने के बाद उसकी शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि कुछ दिनों बाद नहीं तो वो खून बेकार हो जाता है। वैसे ही ब्लड, अब इतने लोग हैं उसके बावजूद भी ब्लड बैंक्स में हम देखते हैं कि ब्लड की कमी है। एक टीम है इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन, यानी कि DBT इन स्टेम, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, भारत सरकार का। उसने एक नोवेल ब्लड बैग टेक्नोलॉजी बनाई है, यानी कि वो ब्लड उस बैग में स्टोर होगा, जिससे कि उस ब्लड की क्वालिटी और शेल्फ लाइफ को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। डिस्पाइट इन एडिक्वेट ब्लड डोनेशन मिलियंस ऑफ ब्लड यूनिट्स आर डिस्कार्डेड। अब ब्लड डोनेशन के इनएडिक्वेट वजह से क्या हो रहा है कि मिलियंस यानी कई लाखों जो ब्लड यूनिट्स हैं वो बेकार कर दी जाती हैं, फेंक दी जाती हैं। स्टोर्ड ब्लड हैज़ अ फाइनाइट शेल्फ लाइफ। अगर आप ब्लड को स्टोर कर रहे हो तो उसकी बहुत ही कम टाइम की एक फाइनाइट शेल्फ लाइफ होती है, कि कुछ ही दिनों में अगर वो उसको नहीं दिया गया किसी आदमी को तो वो ब्लड खराब हो जाएगा। स्टोर्ड सेल्स प्रोड्यूस वेरियस एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स, जैसे कि डैमेज्ड एसोसिएटेड मॉलिक्यूल पैटर्न्स, जो डैमेज कर देती हैं ब्लड सेल्स को। तो डैम्प आर प्रोड्यूस्ड व्हेन सेल्स गेट डिस्ट्रॉयड। डैम्प्स कब प्रोड्यूस होते हैं? जब सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड द डैम्प कंपोनेंट्स इन टर्न डैमेज द मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड रिड्यूस द मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, जो RBC को फ्रेजाइल बना देती हैं। अपॉन ट्रांसफ्यूजन द फ्रेजाइल RBCs ब्रेक डाउन लीडिंग टू पुअर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आउटकम्स। इंटरमिटेंट कैप्चरिंग ऑफ डैम्प ऑन डे 21 या 28 डे पे कलेक्शन यूजिंग द नोवल ब्लड बैग हेल्प प्रोटेक्ट RBC। तो RBC को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो फ्रॉम लूजिंग देयर मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, कि जो RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो उनका जो मेम्ब्रेन है, वो उनकी जो इंटीग्रिटी है, यानी जो उसकी अखंडता है, वो ना टूटे। एंड एनहेंस द ट्रांसफ्यूजन एफिशिएंसी, और जो ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, यानी कि हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दे रहे हैं उस ब्लड को, तो वो एफिशिएंसी जो है उसकी बरकरार रहे। डैम्प को हमें निकालना होता है, और जो डैम्प निकलता है, स्कैवेंजिंग होती है इसकी 15 मिनट के अंदर हो जाती है। वैसे टिपिकली अगर देखा जाए तो ब्लड को हम 42 डेज तक स्टोर कर सकते हैं ट्रांसफ्यूजन से पहले। और अगर हम कंपेयर करें फ्रेश ब्लड से, ब्लड लॉसेज इट्स क्वालिटी अपॉन स्टोरेज। ब्लड जो है अपनी क्वालिटी जो है स्टोरेज के दौरान ख़त्म होने लगती है ब्लड की क्वालिटी, और ओवरऑल जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाती है। 42 डेज ऑफ स्टोर्ड ओल्ड ब्लड हैज़ द लीस्ट ट्रांसफ्यूजन एफिशिएंसी। 42 डे अगर पुराना ब्लड है तो सबसे कम होगा उसका ट्रांसफ्यूजन एफिशिएंसी दैन आइदर फ्रेश ब्लड या 21 डेज ऑफ स्टोर्ड ब्लड। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है चीतास पे और टाइगर्स पे। देखिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी से न्यूज़ आ रही है, पूरा GS3 का सेक्शन कवर किया गया है आज के करंट अफेयर्स में। जो राइवल है नामीबियन चीतास का, हम देख चुके हैं कि नामीबिया से 8 चीते भारत में आए थे। तो अराइवल जो है नामीबियन चीतास का टू इंडिया, पहला दुनिया में देखा गया है कि इंटर कॉन्टिनेंटल, यानी कि
महाद्वीपीय अगर हम देखें तो 2 महाद्वीप के बीच में, एशिया और अफ्रीका के बीच में ट्रांसफ़र हुआ है वाइल्ड कैट्स का आज़ादी के बाद। 8 चीता आए थे कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में सितंबर 17 को नामीबिया से, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी था। उनको फिर बाद में क्वारंटाइन जोन में भी छोड़ा गया कुनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो वाई शुड चीताज भी आउटसाइड ऑफ अफ्रीका। बात यह आती है कि चीतों को अफ्रीका से बाहर क्यों होना चाहिए। तो चीता जो है पहले तो इंडिया में बहुत थे, 1950s से पहले अगर हम देखें, जिस टाइम पे भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले भारत में बहुत सारे चीताज थे, लेकिन धीरे धीरे उनका जो अवैध शिकार था उसकी वजह से वो ख़त्म हो गए। ओनली अराउंड 8,000 ऑफ देम सर्वाइव। सिर्फ 8,000 बचे हैं, और वो भी कहाँ पे हैं ना, या तो नामीबिया में हैं या साउथ अफ्रीका में हैं। एक डिफरेंट स्पीशीज़ है कॉल्ड द एशियाटिक चीता, वो भी अबेंडेंट हुआ करती थी एक टाइम पे भारत में। अब वो ईरान में भी मिलती है, लेकिन ईरान के साथ भी बात चली थी कि ईरान से उसको ले आया जाए भारत में, लेकिन वो नहीं आ पाए। एज पार्ट ऑफ इम्प्रूविंग देयर ऑड्स ऑफ लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, यंग एनिमल्स आर बीइंग रियर्ड एज पार्ट ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स इन नामीबिया एंड देन सेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। टाइगर की बात करें अगर, भारत में टाइगर की पॉपुलेशन क्या है, तो हर 4 साल में हम सेंसस करवाते हैं टाइगर पॉपुलेशन के लिए। और जो लेटेस्ट है 2020 या 22 में जो हमारी लेटेस्ट अभी जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 2967 टाइगर्स हैं भारत के अंदर। टाइगर्स वर रिपोर्टेडली इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ अबाउट 6% पर एनम। हर साल 6% के हिसाब से टाइगर्स भारत में बढ़ रहे हैं, और जो एरिया वो ऑक्यूपाई करते हैं वो लगभग ठीक है 2014 से 89,000 स्क्वायर किलोमीटर्स हैं। दीज नंबर्स आर एस्टिमेटेड यूजिंग अ सोफिस्टिकेटेड सिस्टम, जिसमें कैमरा ट्रैप्स भी हैं, फोटोग्राफ्स भी लेते हैं हम एनिमल्स की, मैथमेटिकल एनालिसिस भी करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2006 में भारत में 1400 टाइगर रह गए थे। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2006 में भारत में 1411 टाइगर्स रह गए थे, और 2006 में फिर ये डिसाइड किया गया कि भारत में 2022 तक टाइगर्स की पॉपुलेशन को क्या किया जाएगा, डबल किया जाएगा। लेकिन भारत ने ये जो अचीवमेंट है इसको 4 साल पहले 2018 में ही प्राप्त कर लिया, और हमने टाइगर की पॉपुलेशन को डबल कर दिया। फिर 2010 में 1700 बढ़ गए, 2014 तक 2226 हो गए। फिर नंबर जो है लगातार बढ़ते रहे। जो कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन है प्रोजेक्ट टाइगर का, प्रोजेक्ट टाइगर हमने चला ही रखा है 1973 से, जहाँ पे डेडिकेटेड टाइगर रिजर्व्स बनाए गए हैं। इस टाइम पे 52 टाइगर रिजर्व्स हैं जो कि 18 राज्यों में फैले हैं। अब 53 हो गए हैं, 53 टाइगर रिजर्व्स हो गए हैं, जिसमें से लेटेस्ट जो है वो इसी साल ऐड हुआ है। However, rising tiger numbers have meant that nearly half the tigers are now outside designated protected zones that lead to increasing instances of human animal कॉन्फ्लिक्ट, जिसके वजह से ह्यूमन और एनिमल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो कुछ टाइगर्स अब बाहर रह रहे हैं, जो डेजिग्नेटेड नेशनल पार्क्स थे उनसे बाहर वो माइग्रेट करके चले गए हैं, तो उसकी भी दिक्कत हो सकती है। बाकी इंडिया का ये अचीवमेंट है सबसे बड़ा कि इंडिया ने अपनी टाइगर की पॉपुलेशन बहुत पहले डबल कर ली जो उसने टारगेट रखा था। तो गाइस इसी के साथ ही करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।